मेरे हाथ से माला पहनेंगी? मैं निर्धन हूँ, अनपढ़ हूँ। ये सब अमीर हैं, बड़े घराने के हैं। कहीं मुझे देखकर सब हंसने ना लगे। मुझे झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी सुंदर, इतनी सरल स्वभाव वाली रानी मेरी माला पहनने से क्यों इनकार करेगी? मैं निर्धन हूँ पर लाचार नहीं। कितनी लज्जा, कितनी शर्म नारी सकती, कितना सरल स्वभाव, कितना कोमल हृदय पाया है इस नववधू। कितनी उमंग, कितना प्रभाव है इसके हंसमुख चेहरे। वही चेहरा, वही नाजुक, वही कजरारे नैन, वही चमक दमक, वही शील स्वभाव, वही। चुपचाप कैसे खड़ी रह गई? आगे बढ़ो। तुम्हारा नाम? झलकारी, झलकारी दुनिया। झलकारी। जैसा तुमने नाम पाया वैसे ही तुम्हारे लक्षण हैं। तुम ऊपर से नीचे तक एक देवी के रूप में झलक रही। तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सच मानो तो तुम मेरे हृदय में बस गई। आओ। आप ही हमारी देवी, आप ही हमारी अन्नपूर्णा। क्या मेरी ये माला स्वीकार करेंगे? जरूर। माला पहनाने से अब भी हिचकिचा रही हूँ। मेरे और घूर घूर कर क्या देख रही हो? माला पहना दी, फिर फुर्सत से देखती रही। अरे कौन है ये? अरे तुम्हें नहीं पता? ये झलकारी है, अपने झांसी की ही तो है। इसका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। ये कोरी वंश की है और गोत्र है इसका लाडिया। और ये अपने माँ बाप की अकेली संतान है। अरे झलकारी तो बचपन से ही बड़ी चंचल, चतुर और गुणवान है। और मेरे सुनने में आया है ये तीर तलवार चलाने में बहुत अच्छी है। और लड़ाकू होने के साथ साथ जिद्दी भी है। झलकारी का विवाह नयपुरा के पूरन के साथ 1843 में हुआ था। और झलकारी के तो प्रत्येक कार्य पूरन ही नहीं वरन उसके सास ससुर भी बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। और एक बात और, ये पढ़ी लिखी न होने पर भी बुंदेलखंडी भाषा बोलने में दक्ष है। और अपनी बात की हटीली है, जो कह देती है उसे पूरा जरूर करती है। झलकारी का पति पूरन है ना, उसका गोत्र जतराया है। उसके यहाँ कपड़े बुनने का काम होता है। इसी के साथ साथ उसे मलखम, कुश्ती और पटेबाजी का भी बड़ा ही शौक है। अब देखो ना, हमारी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ गंगाधर राव के साथ। अब महाराज इतने विलासी हैं, ये सब लोग आप लोग जानते ही हैं। तो महारानी इसी चिंता में रहती है झांसी का भविष्य क्या होगा। तभी तो हमारी महारानी चाहती है कि उनका परिचय झांसी की प्रत्येक नारी से हो जाए। और तभी तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं रानी जी के महल में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाने। समझे? तुम कहाँ की रहने वाली? मैं तो नईपुरी में रहती हूँ सरकार। तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? सरकार, वो तो मलखम कुश्ती करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सभी को मलखम, कुश्ती, तलवार भाजना, घुड़सवारी सब कुछ सीखना चाहिए। क्या कहते हैं सरकार, हमें भी कुश्ती लड़न पड़े है? हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है। हमें शत्रुओं से लड़ने के लिए सब कुछ सीखना चाहिए और वो सब तुम्हें हम सिखाएंगे। अरे हाँ झलकारी, तुमने अपने बारे में सब बताया लेकिन अपने पति का नाम नहीं बताया। तुम बड़ी चतुर मालूम होती हो।
पहले आप तो बताओ। अरे बड़ी हाजिर जवाब हो। शिव जी की जटाओं से क्या निकली है? गंगा। अब तो अपने पति का नाम बताओ। अच्छा बहनों और भाइयों, तो बताओ होली कौन तिथि को चलत है? पूर्णमासी को। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम पूरन। तुम जुग जुग जियो झलकारी। नारी गौरव को ऊंचा करो, यही हमारा उद्देश्य। काश झलकारी जैसी झांसी की प्रत्येक नारी हो जाए, तो दुश्मन झांसी की ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखे। झांसी को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है तो महल में अपनी उपस्थिति दे। रानी द्वारा रचित इस महिला दल में तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और मलखंबाजी तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वयं मां दुर्गा के आशीर्वाद से बनाई गई इस सेना का नाम होगा दुर्गा सेना। देखा भाइयों, मैं ना कहता था एक दिन हमारा पहलवानबाजी करना व्यर्थ जाएगा, वो दिन समझो आ ही गया। अगर औरतें मलखम करेंगी तो लगता है हम मर्दों को तो चूड़ियां पहननी पड़ेंगी। औरतें बंदूकें चलाएंगी तो हम क्या चूल्हा चौका संभालेंगे। अरे भाइयों, अभी देखो और क्या क्या होगा। अरे चुप करो सबके सब, बड़ाए। अरे अम्मा काहे चिंता करती हो, रानी के यहाँ गई है। तो कहाँ हो गए? रानी ने कहाँ हो गए? रानी के यहाँ गौर पूजने को गई है। अरे घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, वो तो चली गई है। खाना मैं बना रही हूँ, घर का चूल्हा खर्चा मैं कर रही हूँ। बताओ, सारे घर के काम को मुझे करना पड़ रहा है। सुबह से करते करते थक गई हूँ। इस बुढ़ापे में मुझसे घर का सारा काम होगा क्या? अरे हिम्मत रखो अम्मा, आ रही होगी। अरे मेरी पहलवान ये लो आ गई झलकारी। आ गई महारानी जी। मैं आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। अच्छा, हाँ, वो क्या? आपको पता है ना, आज मैं गौर पूजने को गई थी। हाँ हाँ। वहाँ मुझे रानी लक्ष्मी बाई मिली। अच्छा, हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपनी सेना में भर्ती करने का फैसला कर लिया है। अरे वाह। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमें स्वयं सैनिक शिक्षा देंगी। अरे क्या बात है। अरे अम्मा कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे किधर हो? अब मैं भी तलवारबाजी सीखूंगी, घोलंदाजी सीखूंगी और लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगी। वो तो है ही। अरे अम्मा आओ तो सही। अरे कहाँ हो गए? कहीं आवाज लगा रहे हो? मैं आपको कहता था ना कि झलकारी हमारा नाम एक दिन जरूर रोशन करेगी। ये देख, रानी साहिबा की फौज में भर्ती हो गई है और तो और उन्होंने इसे
सैनिक शिक्षा भी देना शुरू कर दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। झलकारी चुप चुप क्यों बहू? अम्मा, मैं आपके लिए गुड़ लेके आता हूँ। मुंह मिठा हाँ कर। हाँ, मेरा मुंह बैठो देखो। बैठो। हाँ हाँ। अरे वाह, ये ले। अरे लाल अल्लाह मुंह मीठा करा। ले बोलिए, तू भी मुंह मीठा करा। ले लल्ला, तू भी मुंह मीठा कर अपना। अरे वाह, शाबाश, मेरा लल्ला और बहू तो बहुत ही बहादुर हैं। भगवान करे तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब खुश रहो। इस संसार में तुम दोनों का खूब नाम हो। इस संसार में नाम को सब का रखो है। अरे हमारा आशीर्वाद है कि तुम दोनों की जोड़ी अमर रहे, कीर्ति बढ़े। पर लल्ला, ये जमानो बहुत खराब है। क्यों? अरे ये जमानो तुम दोनों को पनपने ना देगा। पर तुम दोनों रानी साहिबा का पूरी बहादुरी वफादारी के साथ देना, और वक्त आने पर झांसी के लिए अपने प्राण निछावर करने से पीछे मत हटना। अपने बाबा का नाम मत खराब करना। जी नाम अम्मा, बहुत जी बढ़ाना। अम्मा। झलकारी का अभ्यास के लिए आना जाना अंजनी टोरिया तक रहता है, जो कि उसके घर से कुछ 1 मील दूर है। एक पक्का गोला जो बालाजी उन्नाव को गया है, और वो देख रहे हो, साथ ही बगल में पगडंडी का मार्ग है। इसी से तो उसका आना जाना रहता है। अरे यही नहीं, वो मंदिर दिख रहा है। मंदिर के नीचे धान की खेती होती है। वहाँ पर एक खेल का मैदान है। उसी खेल के मैदान में झलकारी अभ्यास के लिए आती है। वाह, कितने आश्चर्य की बात है। कितनी ठिठुरन भरी ठंड में उसे देखो, कंधे पर बंदूक डाले अभ्यास को जा रही है, साथ ही बारूद और गोलियों का थैला लिए अंजनी टोरिया को जा रही है। अरे भाई, इतनी ठंड में तो मेरी तो कब कभी छूट रही है। उसको देखो, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। और तो और बंदूक में गोली भर घोड़े को खींच अभ्यास दिख चुकी है। आओ देखते हैं। अब क्या होगा? गोली तो बच्चिया को लग गई। अब क्या होगा? इस समाज में जाति बिरादरी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। झलकारी, अरे ओ झलकारी, अरे ओ झलकारी, कहाँ हो? क्या बात है? मेरी गोली एक बच्चिया को लग गई। जो तुमने कहा करो, तुमने ये तक नहीं देखी कि किसने मारी, गोली कैसे लगी, बच्चिया मरी है या जिंदा? दौड़ के क्या होती? उते कोई है तो ही ना, ते किससे पूछती? परिंदे भी ना रहते, ना जाने डूर कहाँ से आए मरे। अब कहाँ हो गए? ये बिरादरी जान लेके ही रहिए। ठीक है, तुम
तुम एक काम करो, तुम घर पे रहो, मैं खुद खोजबीन करके आता हूँ। अगर बदेरी मिल जाए तो कुछ दाम देकर, भेड़ बकरी का दाम देकर संभालेंगे, लेकिन अगर बच्चियाँ मर गई तो? मेरी गोली बच्चिया के पैर में ही लगी है, तो विशेष घायल तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम घर जाओ संभल कर, मैं खुद देख कर आता हूँ। लेकिन बोला ना, तुम जाओ घर। तुम्हें नहीं पता शायद, वो बच्चिया एक ऊंची जाति वाले व्यक्ति की थी। लोगों ने साजिश कर उसे दतिया ग्राम रवाना कर दिया और सबको ये पाठ पढ़ा दिया कि कहे कि झलकारी ने बच्चिया उनके सामने मार डाली। क्या? हाँ पूरन, बच्चिया थोड़ी घायल हुई है। उस ऊंची जाति वाले लोगों ने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए बच्चिया यहाँ से दूसरे गांव भेज दी। झलकारी की स्वतंत्रता में एक ओझ है जो अनेक लोगों को खटकता है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि झलकारी ने बच्चिया की हत्या कर दी। बंदूक के नशे में उसे एक छोटी सी बच्चिया तक नहीं दिखाई दी। पूरन, हर मोहल्ले से आवाज आ रही है कि प्रायश्चित कराओ। जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक हर मोहल्ले से लोग तुमसे बात करनी छोड़ देंगे। खाना पीना सब कुछ बंद, यहाँ तक कि खाना पकाने की आग तक ना दी जाए। हे राम, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजाएं, हालांकि बच्चा मरी नहीं, जिंदा है अभी। पूरन, गांव के आम लोगों ने एक पंचायत का फैसला किया है, जो कि पटना में निश्चित हुई है। बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे का समय रखा गया है। आसपास के गांव में भी खबर लग चुकी है। अरे, तुम्हें पता है आजकल क्या हो रहा है गांव में? अरे, वो जो बीवी थी ना धोबी की, स्त्री वाले के साथ भाग गई। अरे वो बात तो छोड़ो, तुम लोग कुछ सुनो हो? झलकारी ने बच्चिया को मार दियो। बच्चिया मार दियो। बताओ भला, बताओ भला, ये तो अन्याय है ना? अब ऐसे गांव में कैसे रहेंगे बताओ? कभी हम बुलाते हैं, अरे कभी हम बुलाते हैं। अरे तुम बोलते कुछ कहे नहीं, बोलो तुम। ए सतयुग से कलयुग आ गयो, बहू ने लाज शर्म कोने में रख दी। अरे उसने बंदूक के नशे में आके ही बीच ली। पाप, महापाप, घोर पाप। अभी देखो और क्या क्या होगा। बताओ भला, सही बात है। थोड़ा सा भी न देखो बच्चिया को। और क्या? अरे भाई हमने बच्चियाँ ही मार दिया। अरे चुप हो जाओ, अरे मुखिया जी, चुप हो जाओ। पूरन को पंचों के बीच खड़ा किया जाए, फिर बात शुरू की जाए। भाई पूरन, हमने सुना है कि तेरी बहू ने बच्चिया के गोली मारी। अब जरा ये तो बता कि झलकारी टोरिया पे गई कैसे? पंच सरकार, गलती माफ। झलकारी ताजमहल को गौर पूजने को गई थी, लेकिन वहां रानी साहिबा ने उपदेश दियो कि देश के खातिर तलवार बंदूक चलाना सीखो, और इसी अभ्यास के सबब से वो टोरिया पर गई थी। अरे तो तुझे नहीं मालूम कि बहुओं का घूंघट खोल के डाक में फिरना, बंदूक चलाना हमारे जातीय धर्म के खिलाफ है? जी पंच सरकार। तो फिर तेरी बहू की आंखें ना दी जो वहां जाकर एक निर्धन की बच्चिया को गोली मार दी? सरकार, जो तो हम नहीं कह सकते, पर बच्चिया मरी नहीं, अभी जिंदा है। झूठ 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 बोलता है। बच्चिया जिंदा है? पागल हो गए हो क्या? कोई सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत तो कुछ नहीं, पर सरकार ये सच है। झूठ बोल रहा है तो भाई देखो पूरन, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो और खुद को और झलकारी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अपराधी हो तुम, अभागी हो, और तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। ये हत्यारा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे ये तो पापी है, इसको छुआ तक ना जाए। अरे इसको नगर से निकाल दिया जाए। अरे मैं तो कहता हूँ कि झलकारी का तो मुंह तक ना देखा जाए। सरकार, उस पे रहम खाओ। झलकारी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मेरे जन्मभूमि से मुझे ना छोड़ा, हम बेकसूर हैं। किसी और को कुछ कहना है या हम अपना फैसला सुनाएं? इसका जातीय बहिष्कार किया जाए। हाँ,
पंचदाता की गद्दी। भाई भाइयों, हमने इसकी बातों को सुना और समझा और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। बछिया के गोली लगी है और बछिया गोली से ही मरी है। अब चूंकि गौ हत्या महापाप है और उसके लिए अगर नरक भी दिया जाए तो कम है, इसलिए आप दोनों का जातीय बहिष्कार तो होता ही है, साथ ही आपको ये इत्तला दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर झांसी से अपना मुंह काला कर जाएं और कभी किसी को अपना मुंह ना दिखाएं। माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। भाई देखो पूरन, हमारा फैसला अटल है, इसे हम नहीं बदलेंगे। अभी तो तुम्हारा मुंह देख लिया, लेकिन इसके बाद नहीं देखेंगे। सरकार, हमारे गांव में इतने खराब लोग रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं। इतने हमारी एक नहीं सुनी। बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है अभी। ये तुम्हें ठीक पता है कि बच्चियां मरी नहीं जिंदा है? हाँ, तो एक काम करो, आज बाई साहब महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे। तुम उन्हें रास्ते में ही रोककर सारी बातें बताओ। अब तो हमारी नैया वो ही पार लगाएंगी। ये समाज वाले तो अपनी जान लेने पर तुले। ठीक, यही अंतिम मौका हो। तुम घर पे रहो, मैं आता हूँ। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो, हमें न्याय दो। आप ही ने कहा था ना कि देश के खातिर तलवार बंदूक चलाना सीखो, और इसी अभ्यास के सबब से वो टोरिया पर गई थी, लेकिन उसकी गोली से एक बच्चा की पैर में गोली लग गई। हाँ सरकार, लेकिन पंच वालों ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और उन्होंने हमें नगर छोड़ने को बोला गया है। झलकारी बेकसूर है, हमें माफ कर दो। उठो पूरन, उठो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, समाज जाति बिरादरी के इस निर्णय को कैसे बदले? झलकारी मेरी बहन की तरह है। हम दोनों को आज ही नगर छोड़ देना है। नहीं, तुम नगर नहीं छोड़ोगे। पूरन के समाज के महते मुखिया और जिस आदमी की बच्चियां मरी उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जी भाई साहब। झलकारी कहाँ है? सरकार वो घर पे है। कैसी? वो अभी ठीक है। मैं इस समाज की विसंगतियों को बदलना चाहती हूँ पूरन। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इन अंग्रेज आतताइयों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये ऊंच नीच जाति भेद के दखियानुसी निर्णय को बदलूंगी। तुम अपना ख्याल रखो पूरन। ठीक है। सौगंध खाकर जो बात सच है वो बताओ। झूठ बोले तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ, बच्चियां मर गई कि जिंदा है? सरकार, आप हमारे माई बाप हैं, मारे चाहे पाले, लेकिन इस सत्य सरकार की बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। फिर बच्चियां है कहाँ? हमने दूसरों के कहने पर दतिया ग्राम भेज दिया सरकार। तुम्हारे वजह से पूरन और झलकारी को समाज से बहिष्कृत किया गया। उन्हें नगर छोड़ने की सजा हुई। बताओ, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? रानी सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात। हमारा अनुरोध मांगे तो इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि इसने दूसरों के कहने पर ऐसा किया है। मुखिया जी, आपने अभी सुना, पूरन और झलकारी निर्दोष है। अब आपकी क्या राय? भाई साहब, हम तो कहते हैं अगर पूरा निर्दोष है तो इसी बात पर एक पंगत दे दे और सबको खाना खिलाए, जिससे ये भी खुश और हम भी खुश। मुखिया जी, पूरन और झलकारी एक पंगत देंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है। झलकारी जैसे योद्धा के लिए हजारों पंगतें कुर्बान हैं। नगर में घोषणा करवा दो, पूरन और झलकारी की तरफ से पंगत मैं दूंगी। जी श्रीमन सरकार।
निशाना चुक गया। कौन सा मुंह लेकर आपके पास आती। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है झलकारी। अभ्यास में ये सब होता रहता है। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने अभ्यास करा? वो सब भूल तो नहीं गई? नहीं भाई साहब। अंग्रेजों की नजर झांसी पर लगी है झलकारी। वो दिन दूर नहीं जब हमें जंगे मैदान में उतरना होगा। काक हो तो सरकार, जहाँ आपका पसीना गिरे वहाँ खून भी बहाते हैं। क्यों भाई और बहनों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। क्या बात है झलकारी, तुमने तो हमारे रग रग में जोश बढ़ा दिया। हमें तुमसे यही आशा थी। श्रीमंत सरकार की जय हो। श्रीमंत सरकार, अंग्रेज अफसर आए हैं। ओह, मेरी आशंका सच है। उन्हें अंदर ले आओ। जी। श्रीमंत सरकार। मैडम, आपके लिए एक संदेशा पत्र है। अंग्रेज अफसर, आप अपना संदेशा सुनाएं। भाई साहब सुन रही हैं। मैडम, मैं मेजर एलिस हूँ। गवर्नर जनरल मालकम साहब ने अपने इस पत्र द्वारा आपको एक संदेशा भेजा है। आपने अपने बालक दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की जो मांग की थी, उसे हमने नामंजूर कर दिया है। इसलिए 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिला दिया गया है। इश्तिहार द्वारा ये सूचना सारे इलाके में प्रचलित कर दी गई है। समूचे झांसी राज्य के प्रशासन को मेजर एलिस के अधीन किया जाता है। इस राज्य की जनता अब अपने आप को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझे और मेजर एलिस को टैक्स अदा करके खुद संतुष्टि का जीवन बिताएं। गवर्नर जनरल मालकम। मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मैं इस परवाने को कतई नहीं मानती। मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। पार्वती फतेह, हर हर महादेव। जनरल भाई, हुकुम भाई साहब, ये अलगार है युद्ध की। आओ अभ्यास करें। श्रीमत सरकार की जय। श्रीमत सरकार की जय। श्रीमत सरकार की जय। झांसी के प्रिय सरदारों, हमने आज आप सबको राज दरबार में एक आवश्यक परामर्श के लिए बुलवाया है। झांसी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर्गीय महाराज ने परलोक सिधारने से पहले हमें जो निर्देश दिया था, उसी के अनुसार उनके एक संबंधी के पुत्र दामोदर राव को हमने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया था। हमारे धर्म में गोद लेना मान्य नीति सम्मत।
लेकिन अंग्रेजों को गोद लेने की प्रथा मान्य नहीं। इसका मतलब यह है कि वो हमारे दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते। वास्तव में ये बस हमारे राज्य को हड़पने का एक मामूली सा बहाना है। आज मेजर गवर्नर जनरल मालकम का हुक्म आया है कि हम अपना राज्य उनके प्रतिनिधि मेजर एलिस को सौंपें। नहीं नहीं, हम अंग्रेजों का यह हुक्म नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। ये अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल नहीं हरगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही सलाह है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हम अपनी झांसी की अवश्य रक्षा करेंगे। हमें अभी अभी अपने जासूस से खबर मिली कि अंग्रेज खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसीलिए उन्होंने टीकमगढ़ की रानी को हमारे खिलाफ उकसा दिया। रानी का सिपह सलाहकार नत्थे खां 20,000 की फौज लेकर झांसी पर आक्रमण करने को तैयार है। भाई साहब, कहो सुंदर भाई। अभी अभी हमारा विश्वसनीय जासूस खबर लाया है कि नत्थे का अपनी फौज लेकर झांसी पर हमला करने आ रहा है। भाई साहब, नत्थे खां की कब खुदेगी झांसी में? ठीक कहा गुलाम गोश मोहम्मद। नत्थे खां की फौज के हम परखच से उड़ा देंगे और झांसी के लिए झांसी का बच्चा बच्चा लड़ेगा। आप लोगों की यह कार्ड सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। तो आइए अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त करने की योजना बनाई जाए। सबसे पहले भाव बख्शी जी, मैं किले के दक्षिणी बुर्ज पर कड़क तोप बिजली चलाऊंगा। गुलाम गोश मोहम्मद जी। भाई साहब, मैं 11 तोपे लेके और सा फाटक संभालूंगा। तो ठीक है, भवानी सिंह आपकी सेना की एक टुकड़ी तोप लेकर दरवाजे की रक्षा करेगी और दूसरी टुकड़ी दीवारों की रक्षा करेगी। जी। दीवान दुल हज आप पीर अली के साथ सागर खिड़की पर तैनात रहें। भाई साहब, झंकारी बाई का पति पूरन कोरी भी अच्छी गोलंदाजी करने लगा। तो ठीक है भाऊजी, इन्हें गुलाम गोश मोहम्मद के साथ ओरछा फाटक पर तैनात कर दीजिए और दुर्गा सेना का मैं स्वयं संचालन करूं। पूरन कोरी की स्त्री जलकारी बाई तलवारबाजी और घोड़सवारी सीखकर एक बड़ी योग्य सैनिक बन गई। वो हमारे साथ रहे। तो झांसी के वीर सरदारों, अपना अपना मोर्चा संभालिए और अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त कर दीजिए। ऐसा ही होगा रानी साहिबा, ऐसा ही होगा। श्रीमद सरकार की जय, श्रीमद सरकार की जय, श्रीमद सरकार की जय। जलकारी बाई, तुम्हारे पूरन कोरी की गोलंदाजी देखकर बहुत प्रसन्न है। ओरछा फाटक पर उनकी तोपें कहर प्रहार कर रही हैं। आओ आगे भाव बख्शी के दर्शन मोर्चे का जायजा लिया जाए। जो हुक्म भाई साहब। देखो देखो जलकारी, दुश्मन की सेना पीछे हट रही है। हाँ, देखिए भाई साहब, दुश्मन भाग रहा है। बधाई श्रीमद सरकार, बधाई। दुश्मन भाग गया। दुश्मन की आधी सेना नष्ट हो गई। रानी साहिबा, दुश्मन अपने तोपे बंदूकें और खाए पीने के कई सामान पीछे छोड़कर भाग गया। श्रीमद सरकार की विजय हुई, हमें खुशी मनानी चाहिए। नहीं भाऊजी, ये खुशी मनाने का समय नहीं। अब हम पर इससे भी बड़ा आक्रमण है। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर आगे बढ़ेंगे। हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। हमारी फौरन बैठक बुलाई। जो हुक्म भाई साहब। दरबार में सब सरदार पधार गए। जी रानी साहिबा। श्रीमद सरकार की जय, श्रीमद सरकार की जय, श्रीमद सरकार की जय। हम प्रसन्न हैं कि आज राज दरबार में दीवान दुल हज और पीर अली भी मौजूद हैं। दीवान दुल हज, हमने आपको युद्ध में सागर खिड़की पर तैनात किया था। भाई साहब, वो जरूरी शादी में जाना पड़ा था एक समझी। सुबह ही लौटा। सरकार, मैं बीमार था, अब ठीक हो गया। झांसी के वीर सरदारों, आपने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के पिट्ठुओं की फौज को परास्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। लेकिन अब हम पर इससे भी बड़ा आक्रमण होगा।
अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर आगे बढ़ेंगे। हमें इसी सिलसिले में परामर्श करनी चाहिए और योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले भाव बख्शी। श्रीमत सरकार, हम अंग्रेजी फौज से नहीं डरते। झांसी की रक्षा के लिए सब लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। पीर अली जी हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। और गुलाम गोश्त मोहम्मद जी। भाई साहब, रानी झांसी की सारी रियाएं आपके साथ है, यकीनन फतेह हमारी होगी। लेकिन एक बात है, हमें अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, उसमें इजाफा होगा। आपकी इस सलाह पर अमल हो चुका है। हमारी सेना में पूरन कोरी जैसे कई नौजवान भर्ती हुए हैं। पूरन कोरी की स्त्री झलकारी बाई गोलंदाजी सीखकर एक बड़ी योग्य सैनिक बन गई। मैं दुर्गा सेना की एक दस्ते की कमान झलकारी बाई को सौंपने जा रही हूँ। दीवान दुल्हाजू, लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई साहब। भाई साहब, आपने कहा कि झांसी की स्त्रियां भी युद्ध लड़ेंगी। मैं सोच रहा था कि क्या स्त्रियां युद्ध लड़ पाएंगी? दीवान दुल्हाजू। जी, मेरा मतलब है, अब राजपूत जाति का उदाहरण ले लीजिए ना। राजपूत जाति वीरों की जाति मानी जाती है, लेकिन उसमें भी स्त्रियां स्वयं युद्ध नहीं लड़ती, वीर युद्ध लड़ते हैं। और हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए राजपूत स्त्रियां भी जोर जैसी रस्म अदा करके अपनों को जिंदा जलाती हैं। दीवान दुल्हाजू, मैं उस जौहर की प्रथा को बदलना चाहती हूँ। मैं स्त्रियों को कमजोर नहीं, जुझारू बनाना चाहती हूँ। झांसी के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ हमारी स्त्रियां भी अवश्य लड़ेंगी। मैं स्त्रियों को जहर की पुड़िया बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने हर सैनिक स्त्री से कह दिया कि जंग में लड़ते वक्त जब भी अपनी इज्जत पर आंच आए तो जहर बूझी कटारी से अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों की आहुति दे दूं। हाँ, जौहर की रस्म की तुलना में अपनी जन्मभूमि में अपने प्राणों की बलि चढ़ाना कई ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैंने हर सैनिक स्त्री से कह दिया है कि वो हमेशा अपने पास एक जहर बूझी कटारी रखे। अब आप लोग जाइए और जाकर मोर्चा संभालिए। हर हर महादेव। एकांत कहो सुंदर। जासूस मोती बाई आपसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर ले। आओ मोती बाई। सुंदर बाई, तुम दरवाजे पे खड़ी हो। ध्यान रखना कोई अंदर ना आए। मोती बाई, हम तुमसे और जूही बाई से बहुत प्रसन्न हैं। अपने नाचने गाने के पेशे की आड़ में तुम दोनों हमारी बहुत सहायता कर रही हो। इस संकट काल में हमें तुम्हारा बहुत सहारा है। इस इज्जत अफसाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्स सरकार। अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और झांसी की खिदमत करना तो मेरी और जूहीबाई की जिंदगियों का मकसद बन गया है। हमें मालूम है मोती बाई। अच्छा बताओ, क्या खबर लाई? अंग्रेजी जनरल हिरोज झांसी पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये खबर पाकर तात्या टोपे ने कालपी से आपके लिए संदेशा भिजवाया है कि वो 20,000 की सेना लेकर झांसी पर आपकी रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। ये सुनकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर हुई। वैसे हमने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। लेकिन आप अपने 2 सरदारों से सावधान रहिएगा। कौन से 2 सरदार? पीर अली और दीवान दुल्हाजू। क्या वो दोनों गद्दार हैं? दोनों आपके दुश्मन नवाब अली बहादुर के साथ मिले हुए हैं। हाँ, नवाब अली बहादुर तो आपके ससुर की रखैल का बेटा है ना? हाँ, और इसीलिए वो अपने आप को
झांसी का असली उत्तराधिकारी मानता है। हमें खबर मिल चुकी है मोती बाई, नवाब अली बहादुर अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। और उसी षड्यंत्र में आपके दो सरदार पीर अली और दीवान दुल्हाजू भी शामिल हैं। हमारी विनती है आपसे मोती बाई, आप उन दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। जो आज्ञा श्रीमत सरकार। पीर अली, दीवान दुल्हाजू। झांसी के वीर सरदारों, जनरल हिरोज की कमान में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया है। अपना अपना मोर्चा संभालिए। जी मुराद, मुन्ना फाटक से गोलाबारी करो। झलकारी मेरे साथ रहेगी, मेरा हाथ पकड़ाएगी। ठीक है। देख नहीं रहे, गोरा सीढ़ी लगाने की फिराक में है। ऊपर चढ़ाए तो इज्जत खाक में मिल जाए। मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम अभी तोपन के मोर्चे संभाल रहे हो, ताकि और फौज ना आ सके। मैं इन गोरन से निपट लूंगी। बहनों, अब गोरे भीतर आवे की फिराक में हैं। घर में घुसेंगे, हमारी इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। आज साबित कर दो कि बुंदेलखंड की एक एक नारी अपनी जान की बाजी लगाकर झांसी की रक्षा करेगी। उठाओ अपनी तलवार और फोड़ दो दुश्मन के सर। एक भी गोरा बच के न जाने पाए। बाकी सब मिलकर ईंट पत्थर चलाओ, गर्म पानी डालो। एक भी गोरा बच के न जाने पाए। भाई साहब की जय हो। हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हम देख रहे हैं फौज। श्रीमत सरकार की जय हो। पूरन और झलकारी ने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अंग्रेजों में हाहाकार मच गया है। उन्नाव फाटक पर अब भय थोड़ा कम हो गया है, लेकिन दूसरे दरवाजे पर अब भी घमासान युद्ध चल रहा है। भाई साहब, अंग्रेजों की सेना पीछे हट रही है। हाँ, हम देख रहे हैं गुलाम मोहम्मद। उधर देखिए, हमारी सेना ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। भाई साहब की विजय हुई, अंग्रेजों की सेना पीछे हट गई है। श्रीमत सरकार की जय। श्रीमत सरकार की जय। श्रीमत सरकार की जय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत जल्द तो सिर्फ लक्ष्मीबाई रह जाएगी, झांसी की रानी नहीं। पीर अली, आओ, तुम्हारा इंतजार था। काफी देर कर दी आने में। सब खैरियत तो है? क्या बताऊं दुल्हाजू, रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की चहेती झलकारी ने मुझे रोक लिया था। अच्छा। और हाँ, इधर उधर की बातें करने लगी और कहने लगी कल अंग्रेजी सेना झांसी की ओर कूच कर चुकी है। और हाँ, रानी साहिबा ने मुझे सागर खिड़की पे तैनात किया है। आप जानते हैं पीर अली, वो रानी की चहेती झलकारी हमारे पास भी रानी का संदेश लेकर आई थी। कहती है अंग्रेजों के हमले के दौरान आप ओरछा फाटक पे रहेंगे।
इस रानी लक्ष्मीबाई की तो मत ही मारी गई है। अब खैर पीर अली, आप तो जानते ही होंगे कि हमने आपको यहाँ एक गुप्त बात करने के लिए बुलाया है। जी हाँ, मैंने नवाब अली बहादुर ने आपसे मिलने के लिए कहा था। बताइए क्या हुक्म है? देखिए पीर अली, जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेजी सेना झांसी पहुंचने वाली है। हाँ, हमें विश्वास है कि जैसे उन्होंने दिल्ली, सतारा, पुणे, बनारस और लखनऊ को जीता है, वैसे ही वो हमारी झांसी पे भी फतेह कर लेंगे। जनरल हीरोज ने ये संदेश दिया है कि अगर हम झांसी को फतेह करने में उनकी मदद करें, उनका साथ दें, यहाँ की गुप्त बातें वहां तक पहुंचाएं, और जब तक झांसी उनके कब्जे में ना आ जाए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते रहें, तो वो हमें खुश होकर मालामाल कर देंगे, और हो सकता है आपको किसी इलाके की सूबेदारी भी मिल जाए। आप सूबेदार हो जाएंगे पीर अली साहब। क्या हुआ? वो सब तो ठीक है दुल्हाजू, लेकिन अगर कहीं रानी लक्ष्मीबाई को पता चल गया तो हम दोनों को देशद्रोहियों के जुर्म में मौत की सजा दे देगी। आप भी पीर अली जी हमेशा डरपोक ही रहेंगे। बस यही कारण है कि आप अभी भी सिपाही और हम दीवान हो गए हैं। खैर जाने दीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, ओरछा फाटक और सागर खिड़की दोनों आसपास हैं। यानी कि युद्ध के दौरान हम रहेंगे वहां और आप वहां, बिल्कुल आपके पास। तो हमें केवल करना इतना है कि बिना निशाने के गोले दागते जाना है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि संसाधन तो खत्म होंगे ही और अंग्रेजों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और फिर मौका देखकर हम आपको ओरछा फाटक मोड़ी से किले के बाहर। जी हाँ, समझ गया। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? आपको केवल करना इतना है कि जो गुप्त संदेश हम आपको दें, वो जाकर जनरल हीरोज को देना और कहना है कि ये संदेश आपके लिए दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। जी हाँ, समझ गया, शुक्रिया। वो आप जाइए, बताओ। ध्यान से जाइएगा। झांसी से एक सरदार आया है, अपना नाम पीर अली बतावा है। कहता है कि दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। दीवान दुल्हाजू तो हमारा अपना आदमी है। तुम एक काम करो, उसे फौरन हमारे पास लेकर के आओ। ऑल राइट सर। जनाब जनरल साहब सलाम। आओ पीर अली आओ। दीवान दुल्हाजू ने हमारे वास्ते क्या संदेशा भेजा है? संदेशा ये है हुजूर कि झांसी की घबराओ नहीं पीर अली, यहाँ पर तुम बिल्कुल अकेला है। बोलो। संदेशा ये है हुजूर कि झांसी के किले की सभी फाटकों की हिफाजत झांसी के काबिल सरदार कर रहे हैं। आई सी। और जो आपका हमला करने का तरीका है, उससे आप कभी भी झांसी पे फतेह नहीं कर सकते। ओह, तो पीर अली हमको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? बताता हूं जनाब। आपके उस कैंप के पास वो जो जार पहाड़ी है, अगर आप उस पे अपनी तोपें चढ़ाकर वहां से गोलीबारी करें तो निशाना बिल्कुल सही बैठेगा और आपकी फतेह जरूर होगी। और मौका पाकर दीवान दुल्हाजू आपके लिए ओरछा फाटक खोल देंगे। और फिर हमारा फौज किले के अंदर दाखिल हो जाएगा। गुड गुड पीर अली गुड। हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुमको और दीवान दुल्हाजू को बहुत बड़ा इनाम देगा। अब तुम जाओ और किले के अंदर से हमारी मदद करना। पीर अली, बाय द वे तुम किले से बाहर कैसे आया?
रात के अंधेरे में दीवान दुल्हाजू ने मुझे ओरछा फाटक की मोरी से बाहर निकाला। I see. स्टूअर्ट, दीवान दुल्हाजू को बड़ी ही सावधानी से किले तक छोड़ दो और रात ही रात उस 4 पहाड़ी पे अपने सारे तोपे चढ़ा दो। ऑल राइट सर। जनाब, और कल सुबह हमला होगा, हमला। ये क्या? अंग्रेज 4 पहाड़ी से गोलाबारी कर रहे हैं और हर तोप का गोला ठीक निशाने पर लगकर तबाही मचा रहा है। भाई साहब, लगता है किसी बेदी ने उन्हीं की तरकीब बताई है। मैं उन भेदियों को जानती हूँ झलकारी बाई। वो भेदी और कोई नहीं, पीर अली और दीवान दुल्हाजू है। मैं अभी जाकर उनको ठिकाने लगाती हूँ। भाई साहब, दुल्हाजू ने गद्दारी की है। उसने ओरछा फाटक खोल दिया है। ओरछा फाटक से अंग्रेजी सिपाही किसी तरह किले में घुस आए हैं। नाना पोपटकर और खुदा बख्श के सिपाही किसी तरह उन्हें रोक रहे हैं। वहाँ फौरन कुमक पहुंचनी चाहिए भाई साहब। ठीक है भाऊजी, मैं भी उधर कुमुक लेके पहुंचती हूँ। भाई साहब की जय। भाऊजी, आज का युद्ध बड़ा ही भयानक था। सरकार, हमारे सिपाहियों ने फिरंगी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटा। लेकिन हमारे भाऊजी, लेकिन हमारे सेना के भी तो कितने जवान शहीद हो गए। हमारे अंगरक्षक सुंदर मुंदर शहीद हो गए। गुलाम गोस मोहम्मद, खुदा बख्श और नाना पोपटकर जैसे वीरों ने झांसी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। सुना है पूरन भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है। और ये सब पीर अली और दीवान दुल्हाजू की गद्दारी की वजह से हुआ। मुझे अभी एक और बुरी खबर मिली। वो क्या भाई साहब? तात्या तोपे 20,000 की सेना लेकर और रशद लेकर हमारी सहायता के लिए आ रहे थे। लेकिन रास्ते में अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। सारी सेना को तितर बितर कर रशद लूट ली। तात्या तोपे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर नेपाल चले गए। ओ भाऊजी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। पर जनरल हिरोज की कमान में हम अंग्रेजों से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हथियार डालने से बेहतर है कि हम नहीं, आप दुखी ना हो भाई साहब। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारी रियाया आपके साथ है। देखिए, झलकारी बाई भी आ गई। भाई साहब की जय। अरे झलकारी, इतनी रात गए? भाई साहब, आपके दर्शन के लिए मेरा पति भी आया है। इस हालत में तुम्हारे लिए तो राजवैद को तुम्हारे घर भेजा था। रानी साहिबा, वैद्य के इलाज से ही मैं इतना स्वस्थ हो आया। तभी तो आपके दर्शन के लिए महल तक चला आया। झलकारी भाई, पूरन को इस हाल में यहाँ नहीं लाना चाहिए था। भाऊजी, इन्होंने हट किया तो। रानी साहिबा, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। अच्छा हुआ भाव बख्शे भी यहाँ मौजूद है। कहो पूरे। आपके पांव छूकर बड़ी बात कहना चाहता हूँ। कहो पूरन, क्या कहना चाहते हो? ये साहस तो आपने ही हमें प्रदान किया है, अपनी सेना का एक सैनिक बनाकर। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं रानी साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप भी जानती हैं, और भाव बख्शी भी जानते हैं कि जनरल हिरोज की फौज के हमले से झांसी की सैनिक शक्ति टूट चुकी है। और जो बच्चे को सैनिक
वो कल के हमले में हमारी सैनिक सामना नहीं कर पाएंगे और हमें हथियार डालने पर मजबूर होना होगा। इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं कि आप दामोदर राव के साथ किले से निकल जाइए और कालपी शरण ले लीजिए। क्या कहा? मैं दामोदर को लेकर कालपी शरण ले लूं? मैं झांसी के अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन झांसी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, पूरन ने वही बात कही जो कुछ देर पहले मैं कहना चाहता था। भाऊजी आप भी? अपनी नहीं तो अपने दत्तक पुत्र झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आप सुबह होने से पहले ही कल्पी की ओर रवाना हो जाइए। भाऊजी, मैं दुविधा में फंस गई, मुझे थोड़ी देर सोचने दिया जाए। भाई साहब, अब सोचने का समय नहीं है। आप कालपी को जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती हैं। आपकी विश्वसनीय सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर दी गई, वो आपकी और दामोदर राव की सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएंगे। हाँ भाई साहब। अगर आप अभी भाडेरी फाटक से निकल जाएं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पीछे भाई साहब, मैंने आपका नमक खाया। भाऊ जी की कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं। मान जाइए भाई साहब, अब आप निकल जाइए। बस अब आप निकल जाइए भाई साहब।
मैं झलकारी आज प्रण लेती हूँ कि आज मैं युद्ध भूमि में चंडी की तरह लड़ूंगी और उन फिरंगियों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। गणेश बाबा, मैं रानी नहीं, झलकारी हूँ। झलकारी? झलकारी रानी के भेष में कहाँ जा रही है? अंग्रेजों की छावनी को। किस लिए? अंग्रेजों की पलटन को रोकने को। आखिर क्यों? वो इसलिए कि भाई साहब कालपी की ओर गई है। मैं अंग्रेजों की पलटन को तब तक रोके रखूंगी जब तक कि रानी चैन से कालपी ना पहुंच जाए। भैया देख, वहां विकट मोर्चा है, वहां से तुम निकल ना पाएगी। ऊपर से ये सुनसान अंधकार और तू अकेली। तेरे रूप को देखकर किसी ने तुझ पर उंगली उठाई तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ बाप की आबरू पर बट्टा लग जाएगा। ये जतरिया गोत्र के सर तो कलंक का टीका लग जाएगा। इसलिए बात मान, घर के अंदर चली जा। तो रानी की तरह बाहर निकल जा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका पति युद्ध की जलती चिता में कूद गया, उसकी पत्नी को चैन कहाँ? जो पत्नी अपने पति को मातृभूमि, देश प्रेम की रक्षा के लिए युद्ध की जलती चिता में धकेल दे और खुद चैन से बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है बाबा? बाबा, तुम मेरी चिंता ना करो, मुझ पर विश्वास करो। जब तक मेरे शरीर में जान है, जीते जी मेरे शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। यदि तुम पकड़ी गई और तुम पर किसने उंगली उठाई फिर? उसके लिए ये हाथ फौलाद हो जाए। और जब तक मेरे पास रानी की दी हुई जहर बूझी कटारी है, तब तक मेरी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस कटार में अपनी मर्यादा और दुश्मन की जान लेने के लिए धार काफी है। बाबा, मुझे तो तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मेरी पीठ पर हाथ धरो, ताकि मैं अपने काम को पूरा कर कर लौटूं। यही मेरी इच्छा है। धन्य है झलकारी, धन्य है। अरे जो शिक्षा मुझे देनी थी वो आज तूने मुझे सिखाई। जो आज तू समाज ही नहीं वरन संसार में नारी का मस्तक ऊंचा करने जा रही है। जो बीड़ा तूने उठाया है उसे झांसी ही नहीं संपूर्ण भारत गौरवशाली होगा। अरे तेरे सिवा और कौन होगा जो इस बीड़े को चबाए? बाबा, मुझे गोरे पहचान तो ना सकेंगे? असंभव। अरे जब मैं पहचान ना सका तो घोड़े क्या खाक पहचानेंगे? तुम जाओ जाओ बेटा, सुबह होने को है। यह ना हो कि बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाए। तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटो, यही मेरा आशीर्वाद है। जाओ जाओ, विजय बोलो।
महल खड़ा करने में कितने ही लोगों ने अपने जानों की बलिदान दे दिया। झलकारी को तो तोप तक से उड़ाने का जिक्र है। कितने ही लोग फांसी के तख्तों पर झूल गए, तब जाकर आजादी मिली। आज हम स्वतंत्र भारत में जी तो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस तरह हम दुश्मनों से भिड़ते जा रहे हैं। उन वीरों और वीरांगनाओं की कुर्बानी हमें पुकार रही है कि ये भारत के सपूतों, आपस में जात पात, वैर भाव, ऊंच नीच छोड़कर इस देश की आजादी की रक्षा करो। उठो, जागो और बता दो पूरे संसार को कि हम भारतवासी हैं। भारत भूमि हमारी है, भारत वर्ष हमारा है, भारत भूमि हमारी है, भारत वर्ष हमारा है। ये नाटक दर्शक अरविंद सिंह चंद्रवंशी आप आइए वेदिक ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ టి కిషన్ రావు గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. అలానే ఈ అభినయ థియేటర్ ట్రస్ట్ సలహాదారులు ఎన్ ముక్తేశ్వరరావు గారు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్, వారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలానే తాటికొండాల నరసింహారావు గారు నాటక రచయిత దర్శకులు, వారిని కూడా వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అమలేశ్వర గారిని కూడా వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలానే డాక్టర్ శివకాముని, వారిని కూడా నటులు, టీవీ రంగస్థల నటులు, వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సింది. మామిడి హరికృష్ణ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. And now I request director Chandravamshi ji. So नाम भी अच्छा है सब, चंद्रवंशी. So चंद्रवंशी जी. नमस्कार. अभिनय श्रीनिवासन जी का बड़ा धन्यवाद. और अभिनय थिएटर ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उनका बड़ा धन्यवाद. अच्छा फेस्टिवल है, अच्छा लगा आकर के. तो अब हम थोड़ा सा सोच रहे सबका परिचय भी करा दें. हाँ, आ जाओ. मेघा, रमन, रमन, रवि विकास, रवि विकास, चंचल,
सम्राट, अक्षत, गौरव, विकास, कर्तव्य, नीरज, अभिषेक, एनी, तृप्ति, सिमरन, मोनिका, ये बैक स्टेज में है। अच्छा चलो, हाँ, प्रसून नारायण, ये म्यूजिक, और लाइट में राघव प्रकाश जी, और डायरेक्टर अरविंद सिंह, Arvind Singh Chandravamshi, the man who made this magic on this stage.
దీపాంశు దీపాంశు సో ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమానికి అతిథులుగా విచ్చేసిన పెద్దలకి తొందరగా క్షణాలు. మైక్ ఇచ్చేసేయండి, మీరు చేసేసేయండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.